नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल में आयोजित योगासन प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के ऋतु मंडल ने जीता गोल्ड। योगासन के लिए अल्मोड़ा श्रेष्ठ स्थल। रिदमिक योगासना प्रतियोगिता में उत्तराखंड के प्रियांशु को मिला तीसरा स्थान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से आज रेलवे बजट को लेकर देश भर के मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। पीआईबी देहरादून में पत्रकारों से वर्चुअली बातचीत में रेल मंत्री ने उत्तराखंड में रेलवे नेटवर्क के लिए किए प्रावधानों के बारे में दी जानकारी। कौशल विकास विभाग और आईटीबीपी के मध्य होगा करार। प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देगा आईटीबीपी। युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों का दिलाया जाएगा प्रशिक्षण। आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की छंटनी। राशन कार्ड निरस्त होने के बाद भी लोग उठा रहे आयुष्मान योजना का लाभ। और श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने पर शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में मनाया गया कुबेर उत्सव। गाड़ू देव स्नान सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात राष्ट्रीय खेलों की। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में सर्विसेज टीम ने केरल को 3-1 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया, जबकि केरल को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। 3 सेट में चले फाइनल मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जबकि सेमीफाइनल से बाहर हुई उत्तराखंड और तमिलनाडु ने कांस्य पदक के लिए मैदान में पसीना बहाया, जिसमें तमिलनाडु ने उत्तराखंड को 3-1 से हराकर कांस्य मेडल अपने नाम किया। सर्विसेज टीम के कोच राजेश कुमार ने बताया कि 18 साल बाद सर्विसेज टीम फाइनल में पहुंची और गोल्ड अपने खाते में किया। टीम ने केरल जैसी मजबूत टीम को फाइनल में हराया है। उन्होंने कहा कि मैच में टीम ने अटैकिंग और ब्लॉकर में विशेष ध्यान दिया और केरल के उन खिलाड़ियों को चिन्हित कर अटैक किया जो अच्छे खेल रहे थे, जिसका परिणाम मैच उनके खाते में आया है। सबसे पहले तो मैं देवभूमि के सभी दर्शकों का और सभी गणमान्य ऑफिशियल्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन इस नेशनल गेम्स में किया है। और इस टूर्नामेंट के अंदर हमारी तरफ से और किसी भी टीम की तरफ से किसी को थोड़ी सी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और इतने भव्य आयोजन में इतने अच्छे मैचेस कंडक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। 18 साल के बाद सर्विसेज टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था और 18 साल के बाद सर्विसेज टीम ने गोल्ड मेडल को जीता है। और फाइनल के अंदर जो टीमें थी, केरला और सर्विसेज, दोनों ही बराबरी की दावेदार थी। हाँ, हमारा एक मैच पहले इसी पूल में हो चुका था केरला के साथ, जिसमें हमने उनको पराजित किया था और इसका पूरा फायदा हमारी टीम को मिला। सर्विसेज टीम के कप्तान चिराग यादव ने कहा कि विगत दिनों सीनियर नेशनल में शिकस्त खाने के बाद हमें वापसी का अच्छा मौका मिला, जिसका हमने सदुपयोग किया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी रणनीति के तहत उनके अच्छे खिलाड़ियों पर अपनी नजर रखी। हम पूरी टीम बहुत खुश है। हम इसी के लिए आए थे इधर की कैसे भी करके गोल्ड लेना है और फाइनली हमारा वो ड्रीम पूरा हो गया। हाँ जी बिल्कुल। हम केरला से अभी सीनियर नेशनल हुआ था जयपुर में एक हफ्ते पहले ही। हम फाइनल में 5 सेट में हार गया था केरला से। तो हमें इधर ये था कि हमें कैसे भी करके ये बदला पूरा करना है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा मौका था और हमने इसका फायदा उठा के हम जीत गए। रणनीति मतलब हम काफी इनके साथ मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो हमें पता था कि उसमें जयरोम भाई है, वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उन पे थोड़ा ज्यादा टारगेट रखना है। तो हमने वो फोकस किया और दूसरों पे सर्विस टारगेट की, तो हमें उसका काफी बेनिफिट मिला। वहीं रजत पदक विजेता केरल टीम के कप्तान जेरोम का कहना है कि हमने टीम वर्क के साथ अच्छा प्रयास किया। आज का दिन हमारा नहीं था। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। We are the teamwork. Actually, we did very well. Unfortunately, today is not our day. We try our best. That's all. I don't have any regrets I give my everything, my team. The players also trying to give.
okay, no problem. Today is not our day. बहुत अच्छा है, उन लोग अच्छा से सब अरेंज किया, वो ग्राउंड, फूड, खाना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा से नेशनल गेम्स कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रीय खेलों के तहत पिथौरागढ़ के हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता के चौथे दिन सोमवार को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। सोमवार को विभिन्न भार वर्गों में पुरुषों के 14 और महिलाओं के 12 समेत कुल 26 मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में विजयी मुक्केबाजों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने एक मैच जीता तो वहीं एक अन्य मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा। विजयी खिलाड़ियों ने बताया कि उनका मैच शानदार रहा और अगले चक्र में जाने की उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि यहां का माहौल काफी अच्छा है और दर्शक खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। पहला मुकाबला था, थोड़ा अंदर तो ये था कि क्या होगा बट अंदर गया तो देखा, अपोनेंट को देख के थोड़ा खेला, वो थोड़ा इजी था। तो बस आज तो मेरा पहला ही मुकाबला था, अच्छा रहा मुकाबला, दूसरे राउंड में समाप्त हो गया। वैसे अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा अलग माहौल है, पब्लिक है इतनी सारी देख रही है तो अच्छा लग रहा है। वहीं बॉक्सिंग मैच देखने के लिए पहुंच रहे नवोदित खिलाड़ी भी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। उनका कहना है कि देश भर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर यहां पहुंच रहे हैं, जिनसे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। सर, जो यहाँ 38 स्कूल नेशनल गेम्स हो रहे हैं, वैसे तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया पिथौरागढ़ ने। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, अलग अलग राज्य से आ रखे हैं सब, और हमारा कल्चर भी देख रहे हैं। बड़े बड़े बॉक्सर आ रखे हैं, ओलंपिक बॉक्सर जो मेडलिस्ट भी है, जैसे लवलीना दी, ऐसे बहुत सारे बॉक्सर आ रखे हैं। तो हम फाइटें दिखा रहे हैं और अपना कल्चर भी दिखा रहे हैं, और जो फाइटें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो और ऑनलाइन भी लगे हैं, जो देख सकते हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे पिथौरागढ़ के लोग जो देखने आ रहे हैं, हाँ, और सीखने आगे को अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि स्पोर्ट्स में बहुत कुछ चीजें हैं। जैसे अभी नेशनल गेम हमारे पिथौरागढ़ में हो रहे हैं, ये वैसे तो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे प्लेयर आए बाहर से, इंटरनेशनल, ओलंपियंस, नेशनल प्लेयर्स। इसमें हमें कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो हम ऐसा हो सकता है कि हमने कभी देख ही ना पाए, पर पिथौरागढ़ में नेशनल गेम है तो इनमें से हम उन्हें देख पा रहे हैं। और मेरे पापा भी वैसे पुलिस में, उनको भी मतलब ऐसे बॉक्सिंग पसंद है, तो वो भी मतलब रोज यहाँ उनकी ड्यूटी है तो रोज गेम खेलते हैं, रोज वो बॉक्सिंग देखते हैं, वो भी रोज बहुत खुश होते हैं और रोज मुझे शाम को बताते हैं कि ऐसे खेलना है, इतने सारे ओलंपिक प्लेयर्स हैं, इनको देखो। फिर हम उन्हें देखते हैं, उनसे मतलब इंस्पायर होते हैं, बहुत अच्छे इंस्पायर होते हैं। 38वें नेशनल गेम्स के तहत टिहरी झील में रोइंग प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हो गया है। प्रतियोगिता टिहरी झील में 5 फरवरी तक चलेगी, जिसमें कि करीब 20 राज्यों के 200 से अधिक पुरुष एवं महिला खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। पहले दिन 24 प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की टीम का दबदबा रहा, वहीं पुरुष वर्ग में सेना की टीम का दबदबा रहा, जबकि उत्तराखंड की 2 टीमों ने फाइनल में जगह बनाई है। राष्ट्रीय खेलों की नौकाई प्रतियोगिता का आज पहला दिन था और आज 24 रेसें टोटल संपन्न हुई। सिंगल स्कल, डबल स्कल, पेयर, 4, क्वाड्रप और लाइट वेट स्कल के, डबल स्कल के जितने रेसों के हीट 1 हीट 2 के जितने फर्स्ट प्लेस विनर थे वो सीधे फाइनल में पहुंच गए हैं। यानी हर इवेंट के 2-2 लोग फाइनल में आ गए हैं। बाकी 2-2 लोग हमको मिलेंगे कल होने वाले रैपिड चार्ट में। रोइंग में जो टीम एक बार जीत जाती है पहला हिट तो सीधे फाइनल पहुंच जाती है। हारों को भी एक मौका और मिलता है कि दोबारा मौका है, आप जीत जाएंगे तो फाइनल में पहुंच जाएंगे। इस तरह 4 लेन्स में 4 लोग फाइनल में लेते हैं। अगर पूरा राउंडअप देखा जाए आज के दिन का, तो महिलाओं में आज का दिन रहा एमपी की टीम के नाम, जहाँ पे एमपी जिस इवेंट में उसने भाग लिया, महिलाओं के सबके उसमें फाइनल में पहुंची है। वहीं सर्विसेज के मेंस में फाइनल में पहुंचे हैं और साथ ही खुशी की बात है कि उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी सीधे फाइनल में पहुंचे हैं। ये मेजबान उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नेशनल गेम्स की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कोटी कॉलोनी में टेरी लेक में रोइंग की जो नेशनल गेम्स की प्रतियोगिता है वो शुरू की गई है और इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सभी टीम, ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट सभी की ड्यूटी लगाई गई है और सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सभी पार्टिसिपेंट जो खिलाड़ी हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसी के लिए सभी व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पर निरीक्षण लगातार उसका भी किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के खिलाड़ी सूबेदार नीरज ने बताया कि उनकी टीम ने आज अपना पहला स्थान प्राप्त कर फाइनल में जगह बनाई है। अब उनका लक्ष्य फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने का है। नमस्कार, मैं सूबेदार नीरज और हम मैन 4 में खेलते हैं। मेरे 3 पार्टनर हैं, आशीष गोलियान, रवि और सौरभ।
हम उत्तराखंड से खेल रहे हैं और अभी हम फाइनल में पहुंच गए हैं। आज की रेस हमने फर्स्ट मारी है और उम्मीद है फाइनल में भी हम फर्स्ट ही मारेंगे। इस प्रतियोगिता के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन इस्माइल बेग ने कहा कि टिहरी के कोटी कॉलोनी में स्थित ITBP ने टिहरी झील में नेशनल गेम्स के आयोजन करने में तकनीकी सहयोग दिया है। मैं किया था टिहरी डैम में करने की। हम 15 दिन पहले यहाँ पे आ चुके हैं पूरा तैयारी के लिए, कोर्स तैयारी करने के लिए। अभी हमारा गेम आज से शुरू हो चुका है। आज हमारे हीट्स है, कल रेपचार्ज, कल को 5 तारीख को हमारे फाइनल्स होंगे। तकरीबन हमारे 20 राज्यों से यहाँ पे खिलाड़ी आ चुके हैं। तकरीबन 230 खिलाड़ी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ मिला के, और 50 से 60 के कोच मैनेजर और 45 टेक्निकल ऑफिसर्स यहाँ पे आ चुके हैं। उड़ीसा की महिला टीम की खिलाड़ी अविनाश कौर ने बताया कि उन्होंने आज की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह यहां हो रही रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतेंगी। अविनाश कौर है, मैं उड़ीसा स्टेट को प्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ हम नेशनल गेम्स के लिए आए हैं और मैं 4 इवेंट कर रही हूँ और अभी हमारा हीट्स हुआ है फर्स्ट, और इसमें 4 टीम्स थी। हमने फर्स्ट पोजीशंस ली है। अभी हम फाइनल में गए हैं और 5 तारीख को हमारा फाइनल है। हमारा मोटिव है कि हम फर्स्ट आएंगे, गोल्ड लेके जाएंगे। वहीं टिहरी जिले के शिवपुरी में आयोजित बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खेल सचिव अमित सिंह ने उद्घाटन किया। बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, गोवा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उत्तराखंड के महिला व पुरुष वर्ग की टीम प्रतिभाग कर रही है। इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच 5 फरवरी जबकि फाइनल मैच 6 फरवरी को खेला जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत अल्मोड़ा में हो रही योगासन प्रतियोगिता में आज ट्रेडिशनल योगासन एकल महिला वर्ग की प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की ऋतु मंडल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं पश्चिम बंगाल की ही साथी मंडल ने रजत और कर्नाटक की अनन्या संबैया और महाराष्ट्र की सुहानी भाऊराव गिरिपुंजे ने समान अंक लेकर कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक विजेता ऋतु मंडल ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतकर वे बेहद खुश हैं। मेडल के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। मेरा नाम ऋतु मंडल, वेस्ट बंगाल से हूँ। मुझे फर्स्ट आकर बहुत ही खुशी हुई और इसके लिए मैं बहुत मेहनत की। पश्चिम बंगाल की साथी मंडल ने ट्रेडिशनल प्रतियोगिता की फाइनल में द्वितीय रैंक हासिल की है। साथी मंडल का कहना है कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, वह बहुत खुश हैं। मेरा आज ट्रेडिशनल इवेंट का फाइनल राउंड था और मेरा सेकंड रैंक आया और मैं बहुत ही खुश हूँ। और मेरा अभी भी और एक इवेंट बाकी है, रिदमिक पेयर इवेंट। आज सेमीफाइनल है और कल फाइनल है, फिर उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। कर्नाटक की अनन्या हेरीमठ ने कहा कि ट्रेडिशनल महिला योगासना प्रतियोगिता के फाइनल में उन्हें तृतीय रैंक हासिल की है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसलिए वह बहुत खुश हैं। मैं ट्रेडिशनल फाइनल में ब्रॉन्ज मिला है मुझे। बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मुझे भी ऐसा हो गया। मुझे अब ब्रॉन्ज मिला है, मैं बहुत खुश हूँ ब्रॉन्ज मिलने पर। रिदमिक योगासना प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में उत्तराखंड के प्रियांशु को तृतीय रैंक हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि वह फाइनल में मेडल के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड जहाँ तो ये योग नगरी है, ऋषि मुनि यहाँ पर तप करने आते हैं और तपोभूमि कहते हैं इसे, और यहाँ पर ही योग आसन होना चाहिए था। पहाड़ों में, कंदराओं में ही योग होता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी भाई पुष्कर सिंह धामी जी ने, बहन रेखा आर्या जी ने, हमारी खेल मंत्री जी ने बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करते हुए, बहन PT उषा जी के उस निर्देश को पालन करते हुए कि योगासन को इस बार कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में सम्मिलित किया है। एक तो उसके लिए उनका बहुत आभार। दूसरा, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों में इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करना बहुत कठिन है। व्यवस्थाएं बहुत सीमित होती हैं, रहने की, खाने की, भोजन की, आने जाने की, आवागमन की व्यवस्थाएं बहुत सीमित रहती हैं, और ऊपर रहने की वजह से कई बार टेम्परेचर का भी बहुत वाइब्रेशन रहता है। परंतु इन सारी परिस्थितियों के बीच में बहुत सुंदर ये खेल आयोजित हुआ है। मैं पुनः जिला प्रशासन का और राज्य के सरकार का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं अभ्यास कोमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट में करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव योगी कोमलेश्वर जी है, जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और हमारे कोच श्री विकास लाठर जी, जिनकी मदद से, जिनकी टेक्निक से आज हम यहाँ पे पार्टिसिपेट और खेल पा रहे हैं। और आज मेरा इवेंट रिदमिक पेयर इवेंट था,
जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है अभी फाइनल राउंड के लिए। आज सेमीफाइनल राउंड था, तो अभी कल फाइनल राउंड होगा। इस दौरान वर्ल्ड योगासन के महासचिव और योगासन भारत डॉक्टर जयदीप आर्या ने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रतिभागियों को यहाँ के पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के तापमान में अंतर है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत अच्छे ढंग से प्रतियोगिता हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से आज रेलवे बजट को लेकर देश भर के मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीआईबी देहरादून में पत्रकारों से वर्चुअली बातचीत करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 में उत्तराखंड में रेलवे नेटवर्क के लिए किए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड को रेलवे बजट 2025-26 में ऐतिहासिक बढ़ोतरी मिली है। इस बार राज्य को 4,641 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 2009 से 14 की तुलना में 25 गुना अधिक है। गौरतलब है कि रेलवे विकास के तहत राज्य में 2014 से अब तक 69 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जा चुके हैं, जबकि 303 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण पूरा होने से उत्तराखंड 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। वर्तमान में राज्य में 3 नई रेल परियोजनाएं जारी हैं, जिनके तहत 216 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाने के लिए 25,941 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 147 करोड़ रुपए की धनराशि से 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं जंक्शन, रामनगर, रुड़की और टनकपुर शामिल हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 49 रूट किलोमीटर में आधुनिक कवच तकनीक को मंजूरी दी गई है, जिससे रेल यात्रा और अधिक सुरक्षित होगी। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज देहरादून विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आईटीबीपी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कौशल विकास विभाग और आईटीबीपी द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध किए जाने हेतु कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी द्वारा युवाओं को राफ्टिंग एवं माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की यह पहली पहल की जा रही है, जिससे युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध किए जाने के लिए विभाग आईटीबीपी के साथ पहल कर रहा है। मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है, और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा, और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी, और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं, और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की स्वास्थ्य विभाग ने छंटनी शुरू कर दी है। आयुष्मान निदेशक विनोद टोलिया ने बताया कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं। इसके बावजूद लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अब विभाग ने इस अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। डॉक्टर टोलिया ने बताया कि हर दिन लोगों का डाटा चेक किया जा रहा है और खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान किया जा रहा है, जिसके तहत अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है, और चूँकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है। लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है, और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है।
तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने पर बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में 2 दिवसीय कुबेर उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गाड़ूदेव स्नान सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरतलब है कि बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा वसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्रनगर स्थित राज दरबार में की जाती है। इस घोषणा के बाद बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में प्रतिवर्ष 2 दिवसीय कुबेर उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान श्री बद्री विशाल के खजांची श्री कुबेर के अस्त्र खड़ग को गंगाजल और दूध से स्नान कराया। 2 दिन तक पांडुकेश्वर के कुबेर देव प्रांगण में चौफुला, चांचड़ी, पारंपरिक देव लोक गीतों और नृत्यों के बीच धार्मिक आयोजन हुए। सायंकाल संध्या में कुबेर चौक में विधि विधान पूर्वक गाड़ू उत्सव का आयोजन हुआ। इस उत्सव में विशेषकर पांडुकेश्वर की विवाहित बेटियों को आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में ध्यान कहा जाता है। विशाल के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी को तय होने की शुभ अवसर पर पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर के जो शीतकालीन गद्दी स्थल होता है वो 6 महीने भगवान बद्रीनाथ के साथ बद्रीनाथ में रहते हैं और 6 महीने पांडुकेश्वर में रहते हैं। इस शुभ अवसर पे पांडुकेश्वर में 2 दिन का एक सामूहिक धार्मिक उत्सव होता है, जिसमें अपनी बहु बेटियाँ आती हैं और बहुत जोर शोर से ये उत्सव मनाया जाता है। भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने के जो दिन कल निश्चित हुआ था टीवी में महाराज के यहाँ, तो उसके उपलक्ष्य में भगवान कुबेर जी बद्रीनाथ जी के खजांची हैं, तो इस उपलक्ष्य में गांव में भंडारा किया जाता है। ये पूर्व से चला आ रहा है, आज से नहीं। कुबेर जो है आज हो गया, लेकिन पूर्व में हमारा जो है इसको दुरियाल पंचायत के नाम से जाना जाता था। तो ये भंडारा पहले से होता था, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। आज तो सब चीज़ जमाना है, लेकिन तब टीवी हमारे यहाँ से होता तब दूसरे दिन हम करते थे इसका जो हम आज कर रहे हैं। यहाँ पे बसंत पंचमी के अवसर पे जो ये 2 दिन का मेला लगता है, तो इसमें हम सभी मेले में आए हुए हैं और हमारे गांव के जितने ध्यान हैं, जितने बेटियां हैं, सभी आई हुई हैं यहाँ पे। रुद्रप्रयाग जिले के बधानी ताल क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के बाद भगवान नारायण और वीर क्षेत्रपाल का महायज्ञ आयोजित हो रहा है। क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए यह महायज्ञ आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि बधानी ताल भगवान नारायण की स्थली है और यहाँ पर भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। वहीं बधानी ताल क्षेत्र में रक्षक के रूप में भगवान वीर क्षेत्रपाल का मंदिर है। यहाँ आयोजित महायज्ञ में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ खास बात यह है कि एक ही गांव में भगवान नारायण का अलग और वीर क्षेत्रपाल का अलग महायज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। यहाँ पर लगभग 2005 के और 6 में यहाँ पर ये महायज्ञ संपन्न हुआ था। उससे पहले भी एक यज्ञ हुआ, मुझे बहुत सूक्ष्म यादें उसकी हैं। और यहाँ आपने पूछा है कि 2 जगह पे आपने कई स्थानों पे देखा होगा, वहाँ पर जब यज्ञ होता है उन ग्रामों में, तो वहाँ पर एक ही स्थान पे यज्ञ होता है जिस भी इष्ट आराध्य का होता है। और यहाँ पर 2 स्थानों पे यज्ञ होने का जो मुख्य कारण है, क्योंकि भूमि ये भगवान नारायण की है, तो सबसे पहली जो पूजा समर्पित की जाती है भगवान नारायण को की जाती है। तो नारायण की स्तुति सर्वप्रथम जो हमारे इस पृथ्वी को जो चलायमान है भगवान विष्णु है, उसके नारायण के रूप में उनकी पूजा दी जाती है ग्रामवासियों के द्वारा। यहाँ पे 2 जगह यज्ञ, वहाँ पे क्षेत्रपाल जी पहले से विराजमान हैं और यहाँ पे नारायण भगवान का ये ताल है। इस ताल की वजह से नारायण भगवान का यहाँ पे स्थापना की गई है।
इसलिए क्षेत्रपाल का हवन वहाँ पे होता है और नारायण भगवान का यज्ञ यहाँ पे होता है। दो जगह यज्ञ कुंड है यहाँ पे। नैनीताल जिले के हल्द्वानी और वनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने 2 नशे के तस्करों को 1440 नशीले कैप्सूल और 5100 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। यह नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाई जा रही अब तक की जिले में बड़ी कार्रवाई है। नैनीताल जिले के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने पुलिस टीम का हौसलावर्धन करते हुए टीम को 2500 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की है। तो एसओजी नैनीताल है उसकी टीम में और हल्द्वानी पुलिस की टीम में की जो है हमारे पास सूचना थी कि ये नशीले जो इंजेक्शन और कैप्सूल है ये बेचने का काम करता है। तो जब एसओजी की टीम ने उसको पकड़ा और जब उससे पूछताछ हुई तो कुछ रिकवरी के साथ में उसने बताया कि ये जो है वनभूलपुरा क्षेत्र में मेडिकल है, वहां से खरीद के लाता है, वहां से फिर इस चीज की सप्लाई अलग अलग जगह करता है। तो इसी सूचना के आधार पर जो एसओ वनभूलपुरा उन्होंने एसओजी के साथ मिलकर दूसरी रेड की और जो दूसरी रेड की उसमें जो मेडिकल था जो उसके धारक के घर से इन्होंने बड़ी मात्रा में जो है नशीले कैप्सूल और कुछ गोलियां बरामद की है। तो बेसिकली ये लोग जो है प्रदेश के कुछ जगह से इस तरीके के नशीली गोलियां और कैप्सूल लाते हैं और मेडिकल में जो लाइसेंस के बहाने जो है ये ऐसे जो सप्लायर इनको बेचते हैं और ये सप्लायर जो है छोटे मोटे टुकड़ों में फिर इसको जो बाकी लोग हैं उनमें इस तरीके का बेचने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। नशामुक्त उत्तराखंड बनाने की मुहिम पर बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 4.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अजय लाल शाह ने बताया कि पकड़ा गया एक अभियुक्त सुभाष कनौली वर्ष 2022 में भी एनडीपीएस के तहत पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके तहत पुलिस समय समय पर चेकिंग अभियान चला रही है। बागेश्वर की टीम व एसओजी की टीम द्वारा 2 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से बागेश्वर की ओर आ रहे थे कॉरिडोर के पास चेक किया गया तो 2 व्यक्ति जिसमें एक का नाम संदीप बिष्ट पुत्र गोविंद सिंह बिष्ट जो कि लखनऊ वाला देहरादून का रहने वाला है जिसकी उम्र 22 वर्ष है और दूसरा व्यक्ति सुभाष कैनोली पुत्र प्रताप सिंह कनौली घाटवाड़ा का रहना है। दोनों व्यक्ति की उम्र 22 वर्ष है। संदीप के पास से 1.94 ग्राम स्मैक और सुभाष के पास से 2.31 ग्राम स्मैक कुल 4.54 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। कोटद्वार में आयोजित 3 दिवसीय कण्वाश्रम महोत्सव के समापन के बाद आज मेला समिति और स्कूली बच्चों ने सफाई अभियान चलाया। क्षेत्र में राजकीय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने कण्वाश्रम, मालन नदी और उसके आसपास फैले कचरे को एकत्रित कर नगर निगम को सौंपा। मेला समिति के सदस्य मोहित कंडवाल ने बताया कि समिति का निर्णय था कि मेले की समाप्ति के बाद क्षेत्र की सफाई की जाए, जिसके बाद आज समिति के सदस्यों और विद्यार्थियों ने मेला क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इस बार भी कण्वाश्रम महोत्सव मेला समिति ने कण्वाश्रम महोत्सव का आयोजन किया और 1 फरवरी और 2 फरवरी को विगत ये मेला चला और काफ़ी धूमधाम से बसंत पंचमी मनाया गया। मेले में स्थानीय जनता के साथ साथ दूर दराज से भी लोग मेला देखने के लिए आते हैं क्योंकि राजकीय ये मेला है, तो साथ में बहुत कूड़ा करकट और कबाड़ यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो मेला समिति ने एक आयोजन किया कि मेले के बाद 3 तारीख को हम यहाँ पे एक वृहद सफाई अभियान चलाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के जो बच्चे हैं विभिन्न विद्यालयों के, उन्होंने यहाँ पे आके सहयोग किया और सफाई कार्यक्रम चलाया और जितना भी कूड़ा हम लोगों ने इकट्ठा किया वो हम नगर निगम को सौंप रहे हैं। वहीं पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कलाल घाटी की छात्रा तनु का कहना है कि कण्व आश्रम एक स्वच्छ आइकॉनिक स्थल है। इसकी स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी को लेकर आज वे एनएसएस के छात्र छात्राओं के साथ यहां पहुंचे और सफाई की। हमारे भारत देश में 18 आइकॉनिक स्थल चयनित किए गए, जिसमें से एक ये कर्णाश्रम भी है। यहाँ पर
हम सब लोग साफ़ सफाई के लिए आए हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में साफ़ सफाई की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं जिससे हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। इसलिए भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास की जगह साफ़ रखें। यहाँ पर मेला हुआ था तो मेले के बाद लोगों ने यहाँ पे बहुत गंदगी की जिसे हम यहाँ साफ़ करने के लिए आए हैं। हमारे विद्यालय में हमारी कक्षा अध्यापिका ने, प्रिंसिपल मैम ने, सब ने हम लोग को प्रेरित किया कि हम साफ़ सफाई के लिए आए, इसलिए हम एनएसएस के द्वारा यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए आए हैं। छात्र मोहित रावत ने कहा कि सफाई जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने घर के साथ साथ बाहर भी सफाई करनी चाहिए। आज कण्व आश्रम और भरत की जन्मस्थली की सफाई करने का मौका मिला है। इसकी सफाई भी हमारी जिम्मेदारी है। हम राजा भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम में आए हैं और हम यहीं कण्वाश्रम के निकट ही रहते हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम कण्वाश्रम को साफ़ रखें, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जिसका आजकल ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता, पर इसे एक तरीके से संवारना हमारी जिम्मेदारी है। हम ही वो हैं जो इस जन्मस्थली को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हमें मौका मिला था यहाँ की सफाई करने का। तो हम पढ़ाई तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन हमारा दायित्व भी बनता है कि हम एक स्वयं सेवी होने के नाते अपने जो पर्यावरण को सुरक्षित और साफ़ सुथरा रखें। तो आज हम यहाँ सुबह पर आए थे और हमने यहाँ पर जितनी भी गंदगी थी उसे साफ़ करने का एक प्रयास किया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।